पॉलिटिकल डोमिनेशन स्टार्ट होता है कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन के साथ में। कैसे, वो समझिए। कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट दो मेजर आइडियोलॉजिकल पिलर्स हैं, और अगर आप देखेंगे तो 1950s के बाद से ही कहीं ना कहीं वर्ल्ड बटा हुआ था यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। यूएसएसआर जो था तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को क्या करता था, रिप्रेजेंट करता था, और यूएसए जो था वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी फ्री मार्केट के साथ साथ में डेमोक्रेटिक आइडियाज, लिबर्टी, इन सारी चीजों को दर्शाती है। और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एक क्लोज्ड सर्किट होता है जो मार्केट का, ठीक है, उसके बाद में डेमोक्रेसी को नहीं अपनाना, इन सारी चीजों पे फोकस करती थी। अब यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है लेट 1980s में। अब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में ऐसा देखने को मिलता है कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी डिसइंटीग्रेट हो गई, या फिर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ने भी अपना क्या खो दिया है, बेस खो दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक सेंस में आज देखोगे तो वर्ल्ड की सारी कंट्रीज कैपिटलिस्ट हो चुकी है, और वही चीज हम देख रहे हैं कि अब चाइना जो है अपनी इकोनॉमिक डोमिनेशन वर्ल्ड वाइड स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ में चाइना जो है तो अपनी पॉलिटिकल डोमिनेशन के थ्रू इस आइडियोलॉजी को आज भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो आज भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है, और देखा जाए तो अपने आप को पूरी तरह से डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ में ग्रो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं आज भी दूर है चाइना, और आगे भी उसके यही प्लान्स दिखते हैं कि वो दूरी बनाए रखे। अब क्या होता है, और इसी आइडिया को वो एक ईस्टर्न फिलोसफी का नाम देना चाह रहा है। जैसे रिसेंट रिपोर्ट्स में देखने को मिलता है कि वो वेस्टर्न फिलोसफी या फिर वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स जो है उन्हें चैलेंज करते हुए चाइना अपनी अलग फिलोसफी जो माओ जेडंग और इनके आइडियाज पे बेस्ड होगी उसे डेवलप करने के लिए इनिशिएटिव्स लेने वाला है। साथ ही साथ में क्या होता है कि इस आइडियोलॉजी के साथ में, इस आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन के साथ में वो क्या करता है, अपने अलाइज बनाते जा रहा है। तो मेकिंग आइडियोलॉजिकल अलाय, तो आप जैसे देखेंगे तो ये क्लासिकल एग्जांपल हो गया। चाइना का आइडियोलॉजिकल अलाय जो है तो वो है नॉर्थ कोरिया। इन अंकल को तो आप जानते ही होंगे सभी लोग बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखो क्या है, तो ये जो पूरा चाइना है, इस चाइना में अगर आप देखते हो तो चाइना से लगा हुआ कोरियन पेनिनसुला है, और कोरियन पेनिनसुला का जो नदन पार्ट है, नदन पार्ट में है नॉर्थ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया में अगर आप देखोगे तो नॉर्थ कोरिया में जो आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स है वो कहीं ना कहीं चाइनीज आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स के साथ में बहुत ज्यादा मिलते हैं, और इसी कारण से इनका आपस में संबंध भी काफी अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं अगर, तो पॉलिटिकल डोमिनेशन में जो है कहीं ना कहीं चाइना जो स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है वो है एक्सपेंशन ऑन बॉर्डर्स। तो बॉर्डर पे चाइना अपने आप को एक्सपैंड करते जा रहा है, अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, पॉलिटिकली अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। अब आप कहोगे यही तो प्रॉब्लम है सारी, कि बॉर्डर पे कंफ्लिक्ट जो है चाइना के साथ में वो हमारे लिए मेन कंसर्न है। हमारे लिए नहीं, जितने भी नेबर्स हैं सभी को यही प्रॉब्लम है। China's expansionist tendency on border is concern for all its neighboring countries। जितने भी neighboring countries हैं, तो सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के अलावा जैसे नेपाल, भूटान, बर्मा मतलब जो म्यांमार है, उसके बाद में किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, मंगोलिया, कजाकिस्तान, सारी कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को सफर कर रही है, क्योंकि चाइना क्या है, बॉर्डर्स पे अपने एक्सपेंशन को लेके बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। चाइना उस पड़ोसी देश की तरह है, मतलब चाइना जो हमारा एक पड़ोसी देश है वो उस पड़ोसी की तरह है। कहीं कहीं आपने कॉलोनीज में देखे होंगे जो अपनी 1 इंच जमीन भी इधर से उधर नहीं होने देना चाहते हैं, और दूसरा लोगों की जमीन हड़पने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो चाइना ठीक उसी पड़ोसी का क्या देता है, एक एग्जांपल देता है। चाइना ने क्या किया, चाइना हैव बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद ऑलमोस्ट एवरी नेबरिंग कंट्रीज। हर नेबरिंग कंट्री के साथ चाइना का कहीं ना कहीं बॉर्डर डिस्प्यूट है। कहीं बॉर्डर डिस्प्यूट है तो कहीं पूरी की पूरी कंट्री को अपने अंदर लेना चाहता है। जैसे ताइवान के साथ में जो चाइना का इशू है, इसे कभी और किसी वीडियो लेक्चर में कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे कि चाइना पूरे के पूरे ताइवान पे क्लेम कर रहा है। फिर वहां आप देखोगे हांगकांग, तो हांगकांग के साथ भी यही प्रॉब्लम है। चाइना हांगकांग को अपना एक पार्ट मानता है, लेकिन हांगकांग के लोग जो है वो चाइना का पार्ट नहीं होना चाहते हैं। इसके पीछे टेक्निकलिटीज हैं बहुत सारी, ठीक। फिर अगर वही चीज अगर आप देखते हैं तो चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट जो है तो अफगानिस्तान के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ भी है। पाकिस्तान के साथ में होने के साथ साथ में तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और मंगोलिया, आधा मंगोलिया जो है, आधे से ज्यादा मंगोलिया चाइना क्लेम करता है कि मंगोलिया चाइना का पार्ट है। इस तरह से बॉर्डर डिस्प्यूट्स सभी के साथ में। अच्छा है यूएसए दूर है चाइना से, नहीं तो हो सकता था यूएसए के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं चाइना के। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है कि अपनी बॉर्डर एक्सपेंड क्यों कर रहा है वो, तो अगर आपको ध्यान हो, जैसे तिब्बत जो है तो तिब्बत पे पूरा उसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया है। आज हमें ये देखने को मिलता है कि तिब्बत जो एक इंडिपेंडेंट नेशन हुआ करता था कभी, आज वो किसका पार्ट है, चाइना का। वहां पे रिप्रेशन हो रहा है। एक और स्ट्रेटेजी जो चाइना के द्वारा बहुत ब्रूटली इंप्लीमेंट की जाती है एक्सपेंशन प्रोसेस में, वो क्या है कि चाइना कहीं की भी लोकल जो पॉपुलेशन है, जैसे तिब्बत की जो लोकल पॉपुलेशन थी, उन्हें वहां से उठा के चाइना के अंदर वाले पार्ट्स में
बिठा दिया, डिस्पर्स कर दिया। फिर क्या होता है, यहां पे तिब्बत में उसने वहां के जो मेनलैंड चाइना के लोग थे उन्हें सेटल करवा दिया। और अब वर्ल्ड वाइड वो क्या दिखाना चाहता है, वर्ल्ड वाइड दिखाना चाहता है कि तिब्बत में तो किसी प्रकार के कोई प्रोटेस्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तिब्बत के नेटिव्स को तो उसने अंदर मेनलैंड की तरफ ले लिया और वहां पे उनका ब्रूटल रिप्रेशन चल रहा है। तो इस तरह से स्ट्रेटेजिकली उसने अपनी बॉर्डर्स को एक्सपेंड किया, इंटरनल रिवॉर्ड्स को कब किया है, और पॉलिटिकली अपनी डोमिनेशन जो है अपने नेबर्स के ऊपर स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स आपने देखी और समझी। अब इन्हीं पॉलिटिकल डोमिनेशन में एक जो बर्निंग इशू है जो एक्सप्लेन करता है कि चाइना कैसे अपने आप को स्टैब्लिश करना चाह रहा है पॉलिटिकली, वो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट में आपको देखने को मिलेगा। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट क्या है, देखिए, तो अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखते हो तो ये चाइना है, ये वियतनाम है, ये मलेशिया है, ठीक है, और ये जो एरिया है ये है साउथ चाइना, ताइवान के बाजू वाला जो चाइना के साउथ में जो सी है। इसे अगर आप वर्ल्ड पे देखना चाहें तो वर्ल्ड मैप पे हम आपको यहां दिखाएंगे, ये है साउथ चाइना सी, ये वाला जो रीजन है चाइना के साउथ में। अब साउथ चाइना सी में जो डिस्प्यूट्स है वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि कैसे वो चाइना अपनी डोमिनेशन एस्टैब्लिश कर रहा है, कैसे अपनी हेजेमनी बढ़ाना चाह रहा है। तो ये देख लीजिए, ठीक है, चाइना इज बुलिंग द स्मॉल नेशंस सच एज ताइवान, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस एंड वियतनाम एंड क्लेमिंग द होल साउथ चाइना सी रीजन अंडर द 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन क्या है? ये 9 डैश लाइन जो एक चाइना के द्वारा सेल्फ ड्रॉन लाइन है, इस लाइन को 9 डैश लाइन कहा गया है। अब इसके अंदर का जितना भी रीजन है, ये जो पूरा ये जो साउथ चाइना सी की जो पूरी वाटर बॉडी है, इसे चाइना क्लेम कर रहा है, ये उसकी है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये साउथ चाइना सी है किसका? देखिए, तो ट्रेडिशनली यहां पे क्या देखने को मिलता है आपको? ट्रेडिशनली आपको ये देखने को मिलेगा कि वियतनाम भी अपनी बाउंड्री क्लेम करता है, मलेशिया भी अपनी बाउंड्री क्लेम करता है। वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, तो जितनी भी यहाँ पे कोस्टल कंट्रीज हैं जो कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी के साथ में अपनी बॉर्डर, जिनकी बॉर्डर्स टच होती है, ताइवान भी है, तो ये सारी कंट्रीज क्या कहेंगी कि हाँ ये एरिया हमारा है, उन्होंने अपने बीच में डिवाइड करके रखा है। ठीक, अब लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि चाइना ने यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लिए हैं। चाइना ने छोटे छोटे आर्टिफिशियल आइलैंड्स में से क्या कहना चाहता हूं कि वो लैंडमास जो बहुत कम सबमर्ज था उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके उन्होंने रनवेज बना लिए हैं, ठीक है, रनवेज बना लिए, मिलिट्री बेस बना लिए हैं। अब क्या होता है कि दिखती बात है, मैंने आपको भी दिखाया मिलिट्री डोमिनेशन चाइना किस तरह से अपना स्टैब्लिश करता है, वो एक पावरफुल कंट्री है, तो वो इन छोटे देशों को डराता है, छोटे देशों को डराता है। बहुत सी बार क्या हुआ कि कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले हैं इन छोटे देशों के आर्मीज के, नेवी के बीच में और चाइनीज नेवी के बीच में। अब इस इशू को जब इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाया गया तो वहां पे भी वर्डिक्ट यही निकल के आया कि चाइना को अपनी डोमिनेशन को नहीं स्टैब्लिश करना चाहिए। यहाँ पे वो एक तरह से क्या कर रहा है, वो छोटी कंट्रियों के राइट्स को वायलेट कर रहा है, छोटी कंट्री के जो टेरिटरीज हैं उनकी जो सॉवरेनिटी है उसके ऊपर क्या कर रहा है, उसके अंदर एनक्रोच कर रहा है। अब ये सारे इश्यूज जब बताए गए, इंटरनेशनल कोर्ट पे भी इन इश्यूज को एक्सेप्ट किया गया, लेकिन चाइना इन चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो स्ट्रेटेजिकली अपनी पोजीशन को क्या करना चाह रहा है, वहां पे स्टैब्लिश करना चाह रहा है, दैट्स इट। अब आप इन पूरी कहानी को सुनने के बाद में, समझने के बाद में कंक्लूड कर सकते हो अपने हिसाब से कि किस तरह से आज के समय में चाइना की जो हेजेमनी है वो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो इकोनॉमिक डोमिनेशन के फॉर्म में हमने देखा कि किस तरह से मिलिट्री डोमिनेशन चाइना स्टैब्लिश कर रहा है, और इसी तरह से अगर चीजें चलती रही तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जो उसकी एस्पिरेशन है अपने आप को एक्सपैंड करने की, अपनी पॉलिटिकल डोमिनेशन को स्टैब्लिश करने की, वो उसमें भी काफी आगे निकल जाएगा। ये एक पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इस समय पे चिंता का विषय है। अब वर्ल्ड वाले क्या कर रहे हैं इस समय पे, हम और आप सोच रहे हैं इस बारे में, लेकिन वर्ल्ड में क्या हो रहा है? तो देखो, वर्ल्ड में पॉसिबिलिटीज हैं। क्या पॉसिबिलिटीज हैं? आज जो सिचुएशन बनी है, तो उस सिचुएशन का अगर हम सही तरह से इस्तेमाल करते हैं तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चाइनीज हेजेमनी को चेक कर सकते हैं, चाइनीज हेजेमनी को चेक कर सकते हैं। और ये एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने के चलते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है तो हम प्रूफ करें कि हाँ ये जो चाइना स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट कर रहा है ये गलत है, उन्हें चेक किया जाना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं। होप यू एंजॉयड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द वीडियो लेक्चर। इसी तरह से इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट के ऊपर एक पूरी सीरीज बनी है। बाकी के पार्ट्स और एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू आप सारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। थैंक यू।